हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इकोसिस्टम। यानी कि अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके इस सेशन के अंदर आपके एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो हम आज के सेशन में देखेंगे। राइट, सो आई होप दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। ऑडियो वीडियो दोनों एकदम क्लियर है। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, दैट इज योर इकोसिस्टम। बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। आपकी क्लास की 12th क्लास की जो बुक है उसके अंदर आपकी चैप्टर 13 टू 16, 13 से लेकर 16 चैप्टर जो है वो आपके बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम वैसे तो आपका एक टॉपिक है जो आपका इकोलॉजी के अंदर आती है। यानी कि इकोलॉजी का क्या है? आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। यानी इकोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ योर इकोसिस्टम। तो फिर इकोसिस्टम क्या है वो हम यहां पर देखेंगे। इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? आपका बायोटिक, ए बायोटिक, आपके जितने भी थिंग्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोटिक थिंग्स और ए बायोटिक थिंग्स जो आपकी होती हैं, जब वो आपके इंटरेक्ट करती है आपस में अलोंग विद द एनवायरमेंट, वी कॉल इट एज इकोसिस्टम। राइट, और एनवायरमेंट क्या है? एनीथिंग दैट इज सराउंडिंग अस, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। तो एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी क्या है? आपकी अलग अलग चीजें। इकोसिस्टम में, इकोलॉजी के अंदर आप सब कुछ ही पढ़ते हैं, है ना। जैसे इकोलॉजी में आप इकोसिस्टम को भी पढ़ते हैं, और इकोसिस्टम के अंदर वी बेसिकली टॉक अबाउट दी इंटरैक्शन बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, ए बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बीच में क्या है? देयर इज एन इंटरैक्शन। राइट, अब ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं। डे टू डे आप देख रहे हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कैसे बना है, आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, आपके ह्यूमन राइट्स कौन से हैं फॉर दी बेटरमेंट ऑफ योर कंजर्वेशन ऑफ योर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को अगर आपको बचाना है तो आप कौन कौन से मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, जिसके अंदर जो कि आपका टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिफाइड, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जैसे इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपको मिलेगा अलग अलग रिलीजन के लोग मिलेंगे, अलग अलग कल्चर है। हर एक पर्टिकुलर आपके किलोमीटर्स के डिस्टेंस के बाद आपको एक नया कल्चर देखने को मिलेगा, एक नई लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। बट द थिंग इज कि ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर रह रही है, पूरा एक कोऑर्डिनेशन के साथ रह रही है। तो ऐसे ही आपका इकोसिस्टम है जिसके अंदर आपके एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, बायोटिक है, एबायोटिक है, ह्यूमन बींग्स है, दे आर बेसिकली लिविंग इन एन basically a coordination. In a coordination they are living, each and everything is living in a coordination manner या फिर coordinated manner के फॉर्म में। ठीक है, तो एक पैटर्न है हर चीज का। हमारे एनवायरमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन है, फूड वेब है। राइट, फूड चेन क्या है? एक लीनियर चेन है, एक ऑर्गेनिज्म पे जब दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड करता है वी कॉल इट एज फूड चेन। और जब ये बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिलती है तो एक इंटरकनेक्शन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज food web. So there is a difference between food chain and food web. फूड चेन एक लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है, लीनियर हायरार्की है, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म पर दूसरा ऑर्गेनिज्म आपका फीड करता है। वेयर एज जो आपकी फूड वेब है उसके अंदर फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन्स जो है दे आर इंटरकनेक्टेड। सो फूड वेब इज कॉल्ड एज द इंटरकनेक्शन ऑफ योर फूड चेन्स। राइट, फिर इसके अंदर आपके आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यानी कि आपके इकोलॉजी, इकोसिस्टम के अंदर आपके कुछ पिरामिड्स हैं, जैसे पिरामिड ऑफ योर नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ योर एनर्जी। तो इन तीनों पिरामिड्स के अंदर एक ऐसा पिरामिड है जिसके अंदर एनर्जी कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है। पिरामिड इज बेसिकली सिग्निफाइंग दी फ्लो ऑफ दी एनर्जी, यानी कि कैसे एनर्जी आपके एनवायरमेंट के अंदर फ्लो करती है वो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड बताता है। अब जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो कभी भी आपका ऐसे नहीं होगा, एनर्जी का पिरामिड कभी भी ऐसे नहीं होता। दिस काइंड ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड एज द इनवर्टेड पिरामिड। इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज इनवर्टेड पिरामिड, है ना। और ये वाला जो पिरामिड होता है जो हम यूजुअली ड्रॉ करते हैं, दिस वन, ये जो आपका पिरामिड है इसको हम कहते हैं आपका अपराइट पिरामिड। सो दिस इज योर अपराइट पिरामिड, दिस वन। सो दिस इज अपराइट वन। तो यहां पर जब आप देखोगे, अपना आप इसको ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम इस पिरामिड को देखते हैं ना तो यहां पर चीजें जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है इट बिकम्स नैरोवर।
ऐसा ही है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे एरिया जो होता है आपका नैरो होता है, और अगर आप बेस पे देखेंगे तो एरिया इज ब्रॉडर वन। यहाँ पर जो एरिया है वो कितना ज्यादा ब्रॉड है। सेम गोज फॉर दिस, यहाँ पर नैरो है और यहाँ पर आपकी चीजें जो है वो ब्रॉड है। यानी कि ये जो आपके पिरामिड्स होते हैं इनका कोई मतलब है, इन्वर्टेड होने का भी देयर इज सम मीनिंग, और आपका जो आपका अपराइट है उसका भी कोई मतलब है। यानी यहाँ पर देखो प्रोड्यूसर ज्यादा है, डिकम्पोजर्स थोड़े कम है। जैसे मान लो 10 प्रोड्यूसर्स है, 10 रोटी पे खाने वाले 4 है, 4 पे 2 है, दैट इज कॉल्ड एज नैरोइंग। नंबर जो है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर नंबर आपका इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर इन्वर्टेड पिरामिड। अब ये जो पिरामिड है, नंबर जो होता है वो बढ़ता घटता रहता है ना। नंबर जो होगा वो क्या होएगा, या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो इसलिए आपका जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो आपका अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बायोमास की, बायोमास का मतलब होता है ड्राई मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बायोमास है, वेट है उसका, वो कितना है, तो वेट कम ज्यादा हो सकता है। ऐसे समझने के लिए आप इन चीजों को समझ सकते हैं। यानी कि जब आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आप उसे किसके साथ रिलेट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो बायोमास होता है वो भी आपका कैसा हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, नंबर कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो क्या एनर्जी एक बार जब ऊपर से ऐसे जा रही है तो क्या वापस ऐसे आ सकती है, नो, कभी भी नहीं, राइट। तो जो एनर्जी का पिरामिड होता है इट इज ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा ऐसा होगा, इट इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी कभी नीचे की तरफ ऐसे फ्लो बिल्कुल भी नहीं करती है, इसलिए जो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है इट इज ऑलवेज अपराइट। अपराइट इज दिस वन, ये हमेशा ऐसा आपको दिखाई देगा, कभी भी आपको ये जो है वो इन्वर्टेड नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का इक्विलिब्रियम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, पॉपुलेशन का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, माल्थस की थ्योरी भी आप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज योर इकोसिस्टम की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो आप में से जितने भी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इकोसिस्टम करना है, इकोलॉजी करना है, तो आपको कैसे करना है। एनसीईआरटी, ग्रेजुएशन, ऑफ कोर्स और मास्टर लेवल भी अगर आप कर सकते हैं तो। और कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर करंट अफेयर्स को भी इंट्रोड्यूस कीजिए, जो न्यूज़पेपर में आपको डेली करंट अफेयर्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन एक्सी2 के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, एनसी2 के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, नेशनल पार्क क्या है, सेंचुरी किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, आपके नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इकोटोन क्या होता है, बायोम क्या होता है, इकोटोन किसे कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन किसको कहते हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स है जिन पे आपको यूजुअली हर बार हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं से आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो ये है आपका इकोसिस्टम का आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर इकोसिस्टम। अब जो हम यहाँ पर करेंगे दैट आर दी आपके एमसीक्यूज। तो पहला जो लास्ट एमसीक्यू था वो ये था, लास्ट सेशन का जो एमसीक्यू है, इट इज विच पार्ट ऑफ अ प्लांट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म द जाइगोट। तो कौन सा ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो आपका आगे जाकर गैमीट्स बनाता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स। मियोसिस जब भी होती है, तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि सेल डिवीजन आपको आनी बहुत अच्छे से आनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा पार्ट है प्लांट का जो मियोसिस के अंदर जाएगा ताकि वहां पर गैमीट्स बन सके, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स बन सके। तो यहाँ पर जो आपका मियोसिस होता है वो यूजुअली आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, इट इज इनटू द रिप्रोडक्टिव सेल्स, इसके बीच में आपका हमेशा मियोसिस होगा। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से होते हैं आपके, मेल गैमीट्स एंड द फीमेल वन, यही आपके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो मेल और फीमेल कहां पर है, स्टेम में है, नो, रूट में है, नो, पेटल्स आपका कोरोला है, दैट इज फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ताकि कलरफुल होते हैं पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं आपके फ्लावर के, कलरफुल होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर द पॉलिनेशन। अब यहाँ पर बचता है आपका एंथर एंड ओवरी, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंथर मतलब कि मेल और ओवरी मींस फीमेल। तो यहाँ पर आपके अगर मियोसिस होती है गैमीट्स के अंदर तो किसके अंदर होती है, दैट इज एंथर एंड द ओवरी। तो इसके अंदर मियोसिस होगी और वो आपके मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएगा, राइट, क्योंकि एंथर इज द मेल पार्ट एंड ओवरी इज द फीमेल वन। सो ये आपका आंसर था। आपको सेल डिवीजन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। माइटोसिस अगर हो रही है तो ऑब्वियसली इट इज टेकिंग पार्ट इनटू द सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है फिर वो भी आपको पता होना चाहिए।
है ना। और फिर आपका ये जो मियोसिस है वो पर्टिकुलरली कुछ सेल्स के अंदर होता है, जैसे कि आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स में आपके मियोसिस होती ही होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भले ही बाद में उनका नंबर इंक्रीज करने के लिए उनके बीच में डिफरेंशिएशन हो सकती है, यानी माइटोसिस हो सकती है, लेकिन जो ऑलरेडी आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसके अंदर कभी भी आगे आपके मियोसिस नहीं हो सकती। मियोसिस के लिए द स्ट्रक्चर शुड बी डिप्लॉयड इन नेचर, क्योंकि जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है उसके अंदर फर्दर आपकी मियोसिस नहीं हो सकती। क्योंकि मियोसिस क्या होती है, मियोसिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि मियोसिस हमेशा क्या करती है, आपका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करती है। तो जो ऑलरेडी हैप्लॉइड नंबर है वो और क्या रिड्यूस होगा, ऐसे समझ लो समझने के लिए, ठीक है। तो जो ऑलरेडी हैप्लॉइड है वो आगे जाकर और कितना हैप्लॉइड होगा। इसलिए मियोसिस जो होती है वो हमेशा आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि नॉट रिप्रोडक्टिव, इट्स इनटू द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स, इसमें हो सकती है, डिप्लॉयड में। ठीक, चलो, सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर आपके क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या है। अगर आपने ये सेशन कर लिया, जितने भी सेशंस मैं आपको करवा रही हूँ बायोलॉजी के अंदर, अगर आप ये सारे सेशंस कर लेते हैं, आई एम डैम श्योर कि आपका पेपर डेफिनेटली क्रैक होगा। कोई नहीं रोक सकता पेपर को क्रैक होने से, सिलेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अनटिल और अनलेस आप सीरियस होकर पूरी अपनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टडी के साथ टच में रहना बहुत जरूरी है, और फिर ऑथेंटिक स्टडी के साथ टच में रहना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आपको क्या करना है, सेशन को एंड तक देखना है। एंड में आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, आपको उस होमवर्क क्वेश्चन को आपको कमेंट करना उसका आंसर कि क्या आंसर है, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम मैं आपके सेशन में आऊं तो मैं आपके नेम्स, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर किया उनके नेम्स जो है वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप में से जितने भी लोग मास्टर कैडर के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लीज अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, मास्टर कैडर आएगा, और डोंट टेक इट लाइटली, चीजों को सीरियस लीजिए और सीरियसली पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। और जितने भी लोग आप आते हैं, अगर आपको ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट में चाहिए, इफ यू नीड दीज काइंड्स ऑफ एमसीक्यूज, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, राइट। और अगर आपको कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो उसका नंबर भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर उस नंबर पर कॉल कर आप जितनी भी आपकी क्वेरीज है आप उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं या आप उन्हें पूछ सकते हैं, राइट। तो जितनी भी चीजें हैं ऑब्वियसली आपकी सारी की सारी क्लैरिफाई हो जाती है अगर आप नंबर पर कॉल करते हैं। दिस इज ऑल्सो द नंबर, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, गिवन ऑन द स्क्रीन, राइट। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, एंड तक डेफिनेटली देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम किसी भी इकोसिस्टम के टाइप के बारे में बात करते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। पहला, interaction between living things, interaction between biotic and abiotic factors, interaction between abiotic factors या fights among individuals। तो इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इकोसिस्टम में हम फाइट्स थोड़ी देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम उसके अंदर इंटरेक्शन देखते हैं, है ना। यही बोला हमने, इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शन है, किसकी, बायोटिक की बायोटिक की, या सिर्फ बायोटिक की, सिर्फ एबायोटिक की, या फिर आपकी फाइट्स अमंग द इंडिविजुअल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी क्या था आपका, दैट इज योर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स, वाटर, माउंटेन्स, रॉक्स, इनका आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जब इंटरेक्शन देखा जाता है उस इंटरेक्शन को कहते हैं हम इकोसिस्टम, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। क्या कहते हैं उसे, अगर एक आपकी अलग अलग स्पीशीज है और वो एक अलग अलग लेवल एक्वायर करती है तो उस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन, नीश, इकोसिस्टम या जोनेशन। तो नीश भी होता है, नीश पता है क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश। हर एक स्पीशीज का आपका एक अलग यूनिक फीचर होता है पूरे इकोसिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज नीश। सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द नीश, इकोलॉजिकल नीश किसे कहते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग लेवल पर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन, नीश, इकोसिस्टम या जोनेशन। इसका जो आंसर है दैट इज योर डी, जोनेशन। उसमें हम क्या कहते हैं, देयर इज अ स्पाशियल पैटर्न जिसमें हॉरिजॉन्टल होता है अलोंग द ग्राउंड, और ये जोन्स जो होते हैं वो आपके पैरामीटर्स पे होते हैं, जैसे ऑल्टीट्यूड है, डेप्थ है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्पीशीज की इज कॉल्ड एज जोनेशन। स्ट्रैटिफिकेशन इज अ लेयरिंग, राइट। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डू द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज यूनिट।
तो ऐसा कौन सा यहाँ पर आपका ऑप्शन है जिसमें आपके इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, अब वो कंपोनेंट्स एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं, वो कंपोनेंट्स जब आपस में एक साथ काम करते हैं एज अ यूनिट, तब हम उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी, प्रोडक्टिविटी, स्पेसिएशन या फिर नीश? ए बी सी डी। मतलब जब 10 लोग कलेक्टिव होकर एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? ए बी सी या फिर डी, यानी कम्युनिटी, प्रोडक्टिविटी, स्पेसिएशन या फिर नीश? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर योर बी, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोडक्टिविटी। तो जो एस्पेक्ट है वो क्या है? एज अ यूनिट व्हेन द एस्पेक्ट इज प्रोडक्टिविटी। तो जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए मुझे, तब तक क्या होगा? जब वो फंक्शन कर रहे हैं एज अ यूनिट, काम कर रहे हैं यूनिट की तरह। तो काम कब करते हैं? जब उनको आगे क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी चाहिए। और प्रोडक्टिविटी अमाउंट है आपका जेनेरिक और जनरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि बायोमास प्रोड्यूस करना। तो वो आपका कब होता है? जब ये फंक्शन करते हैं एज अ यूनिट, जब एक टीम की तरह लोग काम करते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होती है? प्रोडक्टिविटी। किस एस्पेक्ट के लिए काम करते हैं? दैट इज फॉर दी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ अ पॉन्ड? अब एक पॉन्ड है, पहले तो आपको पॉन्ड क्लियर करना पड़ेगा कि पॉन्ड क्या है ना? पता है ना, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ये सब क्या होता है? ओशियन, क्या फर्क होता है इनके अंदर? ग्लेशियर्स, ये टर्म्स है और आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए कि छोटी छोटी टर्म्स जो है दे बेसिकली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंसेस। तो वो आपको यहाँ पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसी कौन सी क्लाइमेट की कंडीशन है जो रेगुलेट करती है फंक्शन ऑफ अ पॉन्ड? तो पॉन्ड का फंक्शन कौन रेगुलेट करेगा? फिश, टेम्परेचर, प्लांट्स या प्लैंक्टॉन्स? ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है। बायोटिक के अब क्लाइमेटिक कंडीशन बोला है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या आंसर आएगा? क्लाइमेटिक कंडीशन का आंसर ही बी है। अब देखो ना, आपकी इसके अंदर जो की टर्म है वो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? अगर मैं की टर्म देखूं तो वो क्लाइमेटिक है। क्लाइमेटिक का मतलब क्लाइमेट। अब क्लाइमेट और वेदर में भी डिफरेंस होता है, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? कमेंट करके जरूर बताना। वेदर वर्सेस क्लाइमेट, क्या फर्क होता है दोनों के बीच में? तो देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं विच मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंसेस। अगर आपको ये सारी चीजें क्लैरिफाई नहीं है, डू क्लैरिफाई देम। दिस इसे कहा जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो जब तक आपको किसी कॉन्सेप्ट की बेसिक चीजें नहीं क्लियर है, आप उसको और ज्यादा जो है वो क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसमें से क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो कौन रेगुलेट करती है? तो फिश क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है? वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक फैक्टर है, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा। प्लैंक्टॉन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं करेगा। प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। टेम्परेचर ही ऐसी चीज है जो आपका क्लाइमेट बनाता है, इसलिए आंसर इज बी, दैट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट इज which of the following is the consumer of a pond ecosystem? तो द टाइप ऑफ योर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, पॉन्ड, है ना, या आपके इकोसिस्टम के टाइप्स है। इसमें से कौन है आपका कंज्यूमर ऑफ द पॉन्ड? कौन कंज्यूम करता है? फंजाई, सनलाइट, वाटर, जू प्लैंक्टॉन्स? बहुत ही इजी है। पानी के अंदर आपका कौन प्रोड्यूसर्स होंगे, उनके ऊपर आपके कंज्यूमर्स होंगे। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स जो फीड करते हैं, जिनका नेचर कैसा होता है आपका? दैट इज दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी फॉर देयर सर्वाइवल। तो ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जू प्लैंक्टॉन्स। तो जू प्लैंक्टॉन्स क्या है? एनिमल्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इनटू द आपके पानी के अंदर, एंड दे बेसिकली फीड्स ऑन द फाइटोप्लैंक्टॉन्स। नेक्स्ट, हु रीयूजेस द डिकम्पोज्ड डेड मैटर? अगर ऑलरेडी कोई एक डेड मैटर है जो डिकम्पोज हो चुका है, उसे दोबारा से यूज कौन करता है? ज़ूप्लैंक्टन, ऑटोट्रॉप्स, हिटोट्रॉप्स, फ्लैजिलेट्स? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कोई चीज एक बार डिकम्पोज हो चुकी है ना, कोई भी डेड मैटर है जो डिकम्पोज हो गया है, अब वो दोबारा से उसे कौन यूज करता है? ए बी सी या फिर डी? ज़ूप्लैंक्टन तो वो हो गया जो आपका पानी में रहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब प्लांट्स हो गए। हिटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हिटोट्रॉप्स जो हिटरो का मतलब है डिफरेंट, अलग अलग आपके एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। फ्लैजिलेट्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव फ्लैजिला। तो इसमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे जो यूज करेंगे, दोबारा से यूज करेंगे? ऑब्वियसली द आंसर इज योर बी, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। तो जो ऑलरेडी हो गया वो क्या करेंगे? उस फूड मटेरियल को, उस मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर, और फिर उसे रीयूज किया जाता है बाय दी ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों करते हैं? ताकि उन्हें क्या मिल सके? न्यूट्रिशन मिल सके और एनर्जी मिल सके। सो दैट इज कॉल्ड एज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु आर दी प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग कम्युनिटी के ऊपर पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स, पहले कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, डेट्रीवोर्स या हर्बीवोर्स? ए बी सी डी। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट किसको कहते हैं? जो दोनों में होता है, मतलब जो आपके प्लांट एनिमल दोनों पे फीड करते हैं, उनको ओमनिवोर्स कहेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ओमनिवोर्स हम किसे कहते हैं। सो यहाँ पर है ए बी सी या फिर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं दे आर दी प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ दी बायोटिक कम्युनिटी। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, राइट, और इनके ऊपर आपके फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स? तो कौन कौन से आते हैं? एक तो हमने कह दिया हर्बीवोर्स होते हैं, है ना, तो कौन कौन आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर? प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन, ईगल एंड स्नेक्स, कैटल एंड जूप्लैंक्टन या फंजाई या बीटल्स? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो है जो ऑल्ट्रॉप्स प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो ये हिंट है आपके क्वेश्चन का, जो आपके प्लांट्स पे फीड करते हैं वही आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैटल। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है आपके? प्रोड्यूसर्स आर दी organisms that make their own food with the help of energy obtained from the chemicals. तो प्लांट्स ऑफ लाइफ जो है वो आपके प्राइमरी वो से है, कंज्यूमर से है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैटल एंड जूप्लैंक्टन्स, यही फीड करेंगे ना उसके ऊपर, तो ये दे शुड बी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक। नेक्स्ट, अ चिकन हैज ईटन जस्ट ईटन अ वर्म, ठीक, एक चिकन है जिसने अभी एक वर्म को ईट किया है, खाया है। व्हेन अ मैन सीज दिस ही ईट्स दैट चिकन, फिर वो इस चिकन ईटन वर्म, वर्म के ऊपर किसने फीड किया? चिकन ने, और चिकन के ऊपर फीड किया मैन ने। तो मैन कौन से ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या फिर टर्शरी कंज्यूमर? ए बी सी या फिर डी। इस फूड चेन के अंदर मैन जो है वो कौन सी कैटेगरी में है? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रोड्यूसर, टर्शरी? आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर टर्शरी कंज्यूमर। अब क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं वो कहीं और से लेंगे, तो मैन जो है वो आपका हमेशा किस में आता है? टर्शरी कंज्यूमर के अंदर आता है। Which one of the following is the correct sequence of an aquatic food chain? पानी के अंदर, aquatic means पानी में अगर कोई फूड चेन डिलीवर होती है या फूड चेन एग्जिस्ट करती है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब प्लांट्स जो आपके पानी के अंदर है, उसके ऊपर फिश, फिर फंगस, फिर जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन पे जूप्लैंक्टन, फिशेस, फंजाई। फाइटोप्लैंक्टन, फंजाई, जूप्लैंक्टन, फिशेस, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। ये तो कभी भी नहीं हो सकती, डी तो कभी भी नहीं हो सकती, है ना। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पहले आपका होता है फाइटोप्लैंक्टन, उस पे जूप्लैंक्टन, फिर उसके ऊपर फिश और उसके ऊपर फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट ऑफ लाइट रीचेस द अर्थ सरफेस आउट ऑफ द टोटल सनलाइट? जो पूरी सनलाइट हमारी धरती पे पड़ती है उसमें से कितनी परसेंट जो एनर्जी है वो आपकी अर्थ तक पहुंचती है? 20, 56.1% और 30%? ए बी सी या फिर डी। कितनी परसेंट ऑफ एनर्जी मिलती है हमारी अर्थ को? ए बी सी या फिर डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50 to 60% और 55 और 56 to 60% जो है वो आपके लैंड तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है। व्हाट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स? अब देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इंटरकनेक्टिंग एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स एंड रिप्रेजेंटिंग द फीडिंग रिलेशनशिप्स विद इन अ कम्युनिटी कॉल्ड एज? तो यहाँ पर क्या है? इंटरकनेक्शन है आपका, नेटवर्क है फूड चेन्स का। तो बहुत सारी फूड चेन्स आपस में नेटवर्क बना के क्या बनाती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज बताई थी, फूड वेब, डिकम्पोजर्स, हर्बीवोर्स या फूड इंडस्ट्री। तो नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड एज दी फूड वेब। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जब कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि अगर इंटरकनेक्शन हो तो उसे हम कहते हैं फूड वेब, राइट, दैट इज अ फूड वेब। तो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फूड चेन बिगिनिंग विद होस्ट एंड एंडिंग विद अ पैरासाइट? कौन सी फूड चेन होती है वो? और एंडो एक्टो दोनों पैरासाइट हो सकते हैं। ऐसी फूड चेन को क्या कहते हैं? अब फूड चेन कई तरह की होती है, एक होती है आपकी डेट्रिटस फूड चेन, डिकम्पोजर फूड चेन, एक होती है आपकी ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग वाली फूड चेन जो होती है वो हमेशा प्लांट से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर जो फूड चेन स्टार्ट हो रही है वो हो रही है होस्ट मैकेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म से, और एंड हो रही है पैरासाइट के ऊपर। तो उसे क्या कहेंगे?
पैरासिटिक, डेट्रिटिस, ग्रेजिंग या टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ABCD। तो नाम से भी आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी, दैट इज पैरासिटिक इन नेचर। अगर कोई होस्ट है, कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है, इस पे अगर कोई पैरासाइट फीड करेगा, और पैरासाइट जो फीड करता है ना, इस वाली चेन के अंदर होस्ट इज ऑलवेज अ बिग एनिमल, लार्ज वन होता है, और पैरासाइट इज ऑलवेज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, हमेशा छोटा ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट जब भी फीड करता है। आप चेक करके देख लो, जब भी पैरासाइट्स होते हैं वो हमेशा आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे भी जब फीड करते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर, साइज नॉट नंबर, इट्स इन साइज, साइज उनका बहुत छोटा होता है, और जो आपका होस्ट में होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसका साइज बड़ा होता है। Next is, what is the step or division that organisms occupy in a food chain that is characterized by the method of obtaining its nutrition to fulfill its energy requirements called as? क्या बोलते हैं उस स्टेप को, जहां पर आपका ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है एक फूड चेन को, फूड चेन के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक डिवीजन होती है जिसके अंदर आपका, और उस डिवीजन को कैसे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, बाय द मेथड ऑफ ऑब्टेन, कैसे वो न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करता है और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ऑप्शन है ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब या फिर फूड पिरामिड, ABC या फिर D। क्या बोलते हैं उसको? करेक्ट आंसर इज योर A, दैट इज योर फूड, सॉरी ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल होता है जो आपका डिसाइड करता है, और उसमें आप ये देखते हैं कि उसने अपनी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए वो अपना न्यूट्रिशन कहां से फुलफिल करता है, राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज ग्रेजिंग फूड चेन ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड एज? क्या कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन को? पैरासिटिक, डेट्रिटिस, ऑक्सिलरी या फिर प्रेडेटर। नाम से ही आपको पता लग सकता है, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। आप इसमें से गलत ऑप्शन जो है पहले उन्हें एलिमिनेट कीजिए, आंसर आपको ऑटोमेटिकली राइट पता चल जाएगा। ग्रेजिंग फूड चेन है, घास से शुरू होती होगी, पैरासिटिक तो नहीं होगी, प्रेडेटर वाली हो सकती है, डेट्रिटिस हो सकती है, डेट्रिटिस डेड डीके मैटर से शुरू होती है, ऑक्सिलरी या प्रेडेटर में से कोई एक होगी। अब बताओ, अब प्रेडेटर को भी करो जरा, प्रेडेटर कैसे करेंगे? प्रेडेटर के अंदर आपका ऑर्गेनिज्म जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? लार्जर और वो, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन विल बी एज अ होमवर्क। आपको इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। नेक्स्ट सेशन के अंदर आई एम गोना डिस्कस अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका ग्रेजिंग फूड चेन से है। तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं उसके अंदर आपको चीजों को एनालाइज आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। बस मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ चीजों को एनालाइज करने में, और हेल्प ये है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर एक चीज समझ आती है कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, किस टॉपिक को आपको कहां तक करना है ना, किस टॉपिक के अंदर आपको कितनी डेप्थ में जाना है, किस टॉपिक को आपको कितना करना है, वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो आप चाहे आप सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हैं तो भी आपको ये चीजें हेल्पफुल करेगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से चीजों को कीजिएगा, टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा। बेसिक आपका हमेशा एनसीईआरटी रहता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि इज इट इनफ टू डू एनसीईआरटी ओनली, तो देन माय आंसर विल बी नो। आपको ग्रेजुएशन लेवल करना पड़ेगा, डिटेल में चीजों को करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो ये आपके कॉन्सेप्ट सभी मैं क्लियर करवा रही हूँ। इसके बाद जब हम सेशंस लेंगे ऑब्वियसली उसके अंदर चीजें आपकी एडवांस लेवल की होंगी, राइट। सो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप आंसर्स का रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑन द स्क्रीन एज वेल, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे भी मिल जाता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।